हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस राजस्थान जीके, जिसके अंदर हमारा आज अध्याय सेकेंड होगा, जिस जो राजस्थान का इतिहास है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 राजस्थान इतिहास की जो बुक है उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेकंड अध्याय है राजस्थान इतिहास की जो बुक 6 क्लास की है उसका सेकंड अध्याय, उसके हम मेन इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको हम लेने वाले हैं आज। जो राजस्थान इतिहास है, राजस्थान इतिहास लमसम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ही पढ़ेंगे एनसीईआरटी की जो 6 क्लास की बुक है उसके अनुसार, और जो कंपटीशन के जो अनुसार जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनपद के बारे में। जनपद क्या थे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जनपद हैं, आर्यों ने सबसे पहले यहाँ पे आके छोटी छोटी जो बस्तियाँ बसाई थी उन्हें हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। यानी सबसे पहले आर्य बाहर से आए और राजस्थान के आकर अंदर आकर बस गए, यानी छोटे छोटे क्षेत्र के अंदर बसे थे। छोटे क्षेत्र के अंदर बसे उन्हें क्या कहते थे, तो उनको शुरुआत के अंदर जन कहा जाने लगा। फिर जो जन थे उनका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने जनपद का रूप धारण कर लिया। और जो जनपद थे उनका जो क्षेत्र बढ़ते बढ़ते जो उनका क्षेत्र बढ़ते बढ़ते जब बहुत ज़्यादा जो महानगर की तरह हो गए थे तो उसको फिर महाजनपद कहा जाने लगा था। यानी कि ये सबसे पहले कुछ 2-4 घर आके बसे, इसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ पर गांव हो जाता है। गांव बढ़ते बढ़ते फिर शहर के अंदर तब्दील हो जाता है तो वो महाजनपद कहलाते हैं। ये इस प्रकार है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जनपद और महाजनपद। प्रारंभ में जनपद कबीलों के रूप में यहाँ पर बसे थे, आकर कबीलों के रूप में बसे। नोट, जनपद व महाजनपदों का उल्लेख महाभारत के साथ साथ व्रत संहिता ग्रंथों के अंदर भी मिलता है। जो महाभारत है उसके अंदर तो जनपदों का उल्लेख मिलता ही है, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो संहिता ग्रंथ होते हैं उनके अंदर भी जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये विशेषकर हम राजस्थान के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो संहिता ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ से संबंधित हैं वो है अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ से संबंधित हैं वो कौन से हो जाएंगे, भगवती सूत्र। आपको पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध ग्रंथ संहिता ग्रंथ कौन से हैं, तो बौद्ध संहिता ग्रंथ कौन से हैं, तो अंगुत्तर निकाय। जैन संहिता ग्रंथ कौन से हैं, तो भगवती सूत्र हैं। इन दोनों के अंदर ही 16 जो महाजनपद हुए थे राजस्थान के अंदर या इनका उल्लेख मिलता है। 16 जो महाजनपद हुए थे इनका उल्लेख मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित जो जनपद हैं वो कौन कौन से हैं, तो मधेसी जनपद और सूरसेन जनपद ये राजस्थान से संबंधित रहे हैं। मधेसी जनपद जयपुर और अलवर का जो क्षेत्र है यहाँ पर आकर बसा था। और सूरसेन जनपद है, ये हैं सूरसेन जनपद करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, गंगापुर सिटी यहाँ का जो क्षेत्र है ये सूरसेन जनपद के अंदर आता था, जो यूपी तक जाता है। बसा हुआ था ये सूरसेन जनपद। जनपदों का नामकरण कैसे हुआ, तो जनपदों का जो नामकरण है ये जाति विशेष की बसावट के अनुसार या फिर भौगोलिक जो क्षेत्र होता है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार इनका नामकरण किया गया था जनपदों का। जैसे पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर मरु जनपद आकर बसा था, या मरु प्रदेश, यहाँ के क्षेत्र को मरु प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर मरु जनपद हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ जातियाँ राजस्थान में आकर बसी थी। कौन कौन सी थी, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। मालवा जाति है, सीवी जाति है, अर्जुनयन जाति है। इन्होंने आकर यहाँ पर जनपद बसाए। इन्होंने ये आकर के यहाँ पर जातियाँ बसी और इनके बसने के जो क्षेत्र थे इनको जनपद कहते थे। इनका जो क्षेत्र है जैसे मालवा जाति है, इनका टोक,
अजमेर, मेवाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के क्षेत्र शामिल होते हैं। सीवी जनपद है, इसके अंदर चित्तौड़ के जो आसपास के क्षेत्र है वो सीवी जनपद के अंदर शामिल किया जाता है। और अर्जुनाई जो जनपद है इसके अंदर अलवर, भरतपुर और डी के आसपास के क्षेत्र शामिल किया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। महाभारतकालीन जो राजस्थान है, महाकाव्यकालीन राजस्थान है, इसके अंदर कौन कौन से जनपद हुआ करते थे। महाकाव्यकालीन राजस्थान के अंदर जांगल प्रदेश हुआ करता था जो बीकानेर के आसपास के क्षेत्र है। मरु का अंदर जो मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र है या पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र है ये मरु का अंदर कहलाता था। मधेसी जनपद जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र है, जयपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्र है, मधेसी जनपद कहलाता था। सूरसेन जनपद जो करौली, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र है ये सूरसेन जनपद कहलाता था। तो चलिए इनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। महाकाव्यकालीन जो राजस्थान थे उनके अंदर जो जनपद हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मरु प्रदेश। मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। आपको पूछा जा सकता है कि जो मरु प्रदेश है इसका उल्लेख किसके अंदर मिलता है, किस वेद के अंदर मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो ऋग्वेद है, इनके अंदर मरु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। तो उसके अंदर हो जाएगा ऋग्वेद के अंदर मरु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। जैसे पौराणिक ग्रंथ है रामायण, महाभारत, चरक संहिता और वृहत संहिता, इसके अंदर भी मरु प्रदेश का उल्लेख किया गया है। नोट: मरु प्रदेश से प्रारंभ में आर्यों का जनतंत्र हुआ करता था। मरु प्रदेश से प्रारंभ में आर्यों का जनतंत्र था। मरु प्रदेश में वर्तमान के कौन कौन से जिले शामिल होते हैं मरु प्रदेश के अंदर, तो बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, अनूपगढ़ है, चूरू है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, बाड़मेर है, बालोतरा है और जोधपुर का क्षेत्र इसके अंदर शामिल होता है जो मरु प्रदेश है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जाता है। नोट: कालांतर में मरु प्रदेश कुरु, योधे और जांगला जनपदों के अंदर बंट गए हैं, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे जनपद हो गए हैं अब। जैसे कुरु है, योधे जनपद है, जांगला जनपद है, इनके अंदर ये बंट गया था मरु प्रदेश। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जांगला प्रदेश या फिर जांगल प्रदेश। तो वर्तमान के अंदर बीकानेर के आसपास का क्षेत्र इसके अंदर शामिल होता है, यानी कि जांगल प्रदेश है ये बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर और डीडवाना कुचामन के अंदर बसा हुआ है। नोट: पौराणिक व्याख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ये नॉर्मल ही है। चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं मधेसी जनपद, जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जनपद हुआ था मधेसी जनपद। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधेसी जनपद का उल्लेख किस वेद के अंदर मिलता है, तो मधेसी जनपद का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जनपद हुआ है। कौन सा? मधेसी जनपद। इसकी मधेसी जनपद की राजधानी विराटनगर है, जो कई बार पेपर के अंदर पूछी गई है, जो वर्तमान के अंदर कोटपुतली बे रोड के अंदर आती है। मधेसी जनपद का क्षेत्र है, कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है मधेसी जनपद के अंदर, तो ये खास तौर से अलवर और जयपुर का क्षेत्र आता है। यानी जयपुर से अलग हुआ था कोटपुतली बे रोड और अलवर से अलग हुआ था खेरतल तिजारा। तो अब ये इसका क्षेत्र है मधेसी जनपद के अंदर कोटपुतली बे रोड, खेरतल तिजारा, अलवर और जयपुर का क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जाता है। मधेसी जनपद का उल्लेख चीनी यात्री जो वेनसांग था, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने मधेसी जो जनपद था उसका उल्लेख किया है। किसने किया है? वेनसांग ने किया है। यानी कि मधेसी बहुत ही पुराना जनपद रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इसका हमारे राजस्थान के अंदर बहुत ही अधिक महत्व रहा है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सूरसेन जनपद।
सूरसेन जनपद है, इसकी राजधानी मथुरा रही है। सूरसेन मथुरा जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, ये सूरसेन जनपद की राजधानी रही है। आगे देखते हैं, सूरसेन जनपद है, इसकी राजधानी मथुरा थी उत्तर प्रदेश की। राजस्थान के अंदर ये हैं करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डीग और उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ क्षेत्र है। करौली और गंगापुर सिटी जो सवाई माधोपुर से अलग हुई है, गंगापुर सिटी ये इसके अंदर शामिल है। ये क्षेत्र सूरसेन जनपद के अंदर आता है। नोट, यूनानी लेखकों ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिकंदर के समय इस जनपद का उल्लेख किया है। यानी कि ये यूनानी लेखक थे, उन्होंने 4वीं शताब्दी के अंदर इसका उल्लेख किया था, जो सिकंदर आया था उसके समय। यानी कि ये बहुत ही पुराना जनपद रहा है, जो राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। नोट, बयाना प्रशस्ति जो वर्तमान के अंदर भरतपुर के अंदर स्थित है, ये वर्तमान में अपडेट राजस्थान के अंदर जो अभी जिले अपडेट हुए हैं उनके अंदर ये बयाना प्रशस्ति भरतपुर के अंदर स्थित है, जो जिसके अंदर सूरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सूरसेन जनपद का उल्लेख क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे सूरसेन जनपद का उल्लेख किस प्रशस्ति के अंदर मिलता है, तो बयाना प्रशस्ति के अंदर मिलता है, जो भरतपुर के अंदर स्थित है। थोड़ा ध्यान में रखना है। इस जनपद में यादव जो वंश होता है उसने शासन किया है। तो जो सूरसेन जनपद आता है, जो करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डीग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर किस वंश ने शासन किया था, तो इसमें यादव वंश ने शासन किया था। खास तौर से करौली के अंदर यादवों ने यहाँ पर शासन किया था। अब हम पढ़ते हैं सीवी जनपद। तो चलिए सीवी जनपद के बारे में देख लेते हैं। सीवी जनपद है, इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका रही है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। मध्यमिका के अवशेष चित्तौड़गढ़ के नगरी गांव से मिलते हैं। मध्यमिका है, इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के जो नगरी गांव है वहाँ से मिलते हैं। मध्यमिका ये बहुत इम्पोर्टेंट रही है चित्तौड़गढ़ के अंदर। नोट, सीवी जनपद के सीवी के आसपास के क्षेत्र को कालांतर के अंदर जो सीवी जनपद था उसके आसपास के जो क्षेत्र है कालांतर के अंदर इसे मेवाड़, मेदपाट या प्रागवट कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि सीवी जनपद बसा था उसका क्षेत्र है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, उसे वर्तमान के अंदर मेवाड़ कहते हैं। खासतौर से मेवाड़ को मेदपाट और प्रागवाट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अर्जुनैन जनपद। अर्जुनैन है, यह जाति अलवर, डीग और भरतपुर के क्षेत्र है, यहाँ पर आकर बसी थी। अर्जुनैन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षेत्रों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? जो विदेशी आक्रमणी आए थे क्षेत्र, उनको पराजित करने का काम किया था। यानी कि ये बहुत शक्तिशाली उस टाइम का कबीला हुआ करता था अर्जुनैन। तो चलिए अब हम मालवा के बारे में पढ़ते हैं। मालवा जनपद के बारे में पढ़ लेते हैं। मालवा की शक्ति का केंद्र नगरी टोंक था। मालवा जो जनपद है इसकी शक्ति का केंद्र था नगरी टोंक। नोट, धीरे धीरे मालवा ने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए अजमेर, मेवाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़ तक का जो क्षेत्र है इसको शामिल कर लिया था। यानी कि मालवा जो जनपद था इसलिए बहुत ही शक्तिशाली जनपद हुआ था। इसने धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया और नगरी टोंक से लेकर के धीरे धीरे अजमेर, मेवाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़ का जो क्षेत्र रहता है उसको इसने जीत लिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। नोट, मालवा की दिग्विजय का युग अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में स्थित है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मालवा जनपद है उसका विजय का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख के अंदर मिलता है, युग अभिलेख के अंदर मिलता है। तो आप बता सकते हैं कि वो नांदसा अभिलेख के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। नांदसा युग स्तंभलेख के अंदर मालवा की दिग्विजय का उल्लेख मिलता है। नांदसा है ये गंगापुर उपखंड की सारा तहसील के अंदर भीलवाड़ा में स्थित है। नांदसा युग अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो गंगापुर उपखंड की सारा तहसील भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं योधे जनपद।
योधे जनपद उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है यो योधे जनपद के अंदर शामिल हुआ करता था। उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र योधे जनपद के अंदर शामिल था। अपने आप में ये शक्तिशाली गणतंत्री कबीला हुआ करता था उस टाइम के अंदर। योधे जनपद है ये अपने आप के अंदर शक्तिशाली गणतंत्री कबीला हुआ करता था, जिसने उत्तरी राजस्थान में संभवतया कुषाणों को इन्होंने ही नष्ट किया था। तो कुषाण जो विदेशी आक्रमण आए थे उनको नष्ट करने का काम किसने किया था? तो योधे जनपद ने किया था। यानी अपने समय का जो योधे जनपद है ये बहुत ही शक्तिशाली एक कबीला हुआ करता था, जिसने कुषाणों को यहाँ से राजस्थान से समाप्त किया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुषाणों को परास्त करने का कार्य किस जनपद ने किया था या किस कबीलों ने किया था? किस कबीले ने किया था? ये योधे जनपद था जो उत्तरी राजस्थान के अंदर स्थित था। चलो नोट देख लेते हैं। गणतंत्री कबीलों के पतन का उल्लेख, गणतंत्री जो कबीले थे इनका उल्लेख है ये व्रत संहिता ग्रंथों के अंदर मिलता है। व्रत संहिता है, इन ग्रंथों के अंदर इनका उल्लेख मिलता है कि जो जनपद थे उनका पतन कैसे हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल तक तो ये व्यवस्था आंशिक रूप से मौजूद थी। गुप्त काल तक आते आते ये जो व्यवस्था थी कबीलों वाली ये आंशिक रूप से मौजूद थी, लेकिन जब हूण आक्रमणकारी आए थे यहाँ पर भारत के अंदर आते हैं उसके बाद कबीलों की जो व्यवस्था थी ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हूणों के बाद कुछ अपनी स्थिति के अनुसार यहाँ से समाप्त हो जाते हैं, कुछ आक्रमण के कारण समाप्त होते हैं, कुछ होते हैं यहाँ की परिस्थितियाँ झेल नहीं पाते हैं और ये धीरे धीरे यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ या मेदपाट। मेवाड़ या मेदपाट यहाँ पर बोली जाती है मेवाड़ी। मेवाड़ के अंदर कौन सी बोली जाती है? तो मेवाड़ी बोली जाती है। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? तो इसके अंदर वर्तमान के उदयपुर हैं, उदयपुर से अलग होकर जो सेलूम्बर जिला बना है ये हैं उदयपुर, सेलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है ये सारे के सारे यहाँ पे मेवाड़ के अंदर शामिल किया जाता है। कौन कौन सा जिला आ जाता है इसके अंदर? उदयपुर, सेलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का क्षेत्र शामिल आता है, मेवाड़ के अंदर आता है। इस क्षेत्र पर गुहिल व सिसोदिया राजाओं ने शासन किया था और इन्होंने विभिन्न राजधानी बनाई। सिसोदिया और गुहिलों ने शासन किया और विभिन्न राजधानी बनाई थी। यानी नागदा को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो बप्पा रावल था। इनकी राजधानी कौन कौन सी हैं? नागदा है, आहाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, चावंड है, कल्याणपुर है और कुंभलगढ़ है आदि इनकी राजधानी रही है मेवाड़ की। तो नागदा को सबसे पहले जो राजधानी बनाया था वो बप्पा रावल ने बनाया था। ये बप्पा रावल का शासन रहा था। लमसम 736 के आसपास का ये शासन रहा था बप्पा रावल का। आहाड़ को जो राजधानी बनाया था, मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला कौन था? आहाड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला अल्लट था। और चित्तौड़ को जो मेवाड़ की राजधानी बनाया था वो कौन था? जेतर सिंह था। उदयपुर को कौन बनाएगा? उदय सिंह बनाएगा, जो 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर की स्थापना करके उदय सिंह ने उदयपुर को राजधानी बनाया। चावंड को राजधानी बनाने वाले प्रताप सिंह थे। और फिर कल्याणपुर और कुंभलगढ़ ये भी मेवाड़ की राजधानी रही हैं, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ये तीन शुरुआत वाली नागदा, आहाड़ और चित्तौड़गढ़ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नागदा को राजधानी बनाने वाला तो बप्पा रावल ही था, पहला तो ये तो आपको याद ही है। और आहाड़ है, इसको आप ए से याद रख सकते हो, यानी आ से आहाड़ हो जाएगा और ए से अलर्ट हो जाएगा। आहाड़ को राजधानी बनाने वाला अलर्ट था। और चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाया? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि चित्तौड़गढ़ को जेतर सिंह ने बनाया था। फिर उदयपुर, चावंड, कल्याणपुर, कुंभलगढ़ ये हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना। चावंड वर्तमान के अंदर सेलूम्बर जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं वांगड़ या वांगड़ क्षेत्र। वांगड़ क्षेत्र जो दक्षिणी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं ये वांगड़ क्षेत्र कहलाता है। वांगड़ क्षेत्र कहलाता है, यानी कि खास तौर से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र वांगड़ क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पर जो बोली है वो
बागड़ी या वागड़ी बोली बोली जाती है। कहाँ पर? वांकड़ क्षेत्र के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। गिरीशन ने इस वागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा है। गिरीशन किसने कहा है? आपसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वागड़ी को भीलों की बोली किसके द्वारा कहा गया है, तो गिरीशन द्वारा कहा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि भीलों की बोली किसको कहा जाता है, भीलों की बोली किस बोली को कहा जाता है, तो वागड़ी बोली को कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं वागड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल होता है, तो पिलानी, नारड़, नौहर और भादरा तहसीलें हैं। इनका जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। पिलानी, नारड़, नौहर और भादरा तहसीलों के अंदर का जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ के बारे में। मारवाड़ है ये प्राचीन जो मरु प्रदेश था इसी का भाग रहा है। मारवाड़ मरु प्रदेश का भाग रहा है और मारवाड़ की राजधानी मंडोर रही है, जिसको राजधानी बनाने वाले कौन थे? गुर्जर पटियारों द्वारा इनकी राजधानी बनाया गया था। किसको बनाया था? गुर्जर पटियारों ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, जो मारवाड़ की राजधानी रही है। यहाँ पर राठौड़ जो राजवंश थे उन्होंने भी शासन किया है। मंडोर को नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट आपके लिए। नोट जितने भी दिए हैं मैंने इसके अंदर, नोट्स के अंदर जो जितने भी नोट आएंगे वो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, छठी क्लास है बाहर की चीज़ें हैं, वो आपको याद रखनी है। जैसे नोट है ये मंडोर है, मंडोर पहले राजधानी हुआ करती थी मंडोर, और मंडोर से मेड़ता जो राजधानी बनी थी वो कौन थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडोर से मेड़ता राजधानी को स्थानांतरित करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तो वो थे नागभट्ट प्रथम। ये नागभट्ट प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम था। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाड़ौती। हाड़ौती है, यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। और हाड़ौती के अंदर कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? तो कोटा संभाग जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा जो कोटा संभाग है, यानी कि कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ के जो क्षेत्र है ये हाड़ौती के अंदर शामिल होता है। प्रारंभ के अंदर यहाँ पर हाड़ौती के अंदर मीणाओं का शासन हुआ करता था। प्रारंभ के अंदर किसका शासन था? तो मीणाओं का शासन था। कालांतर के अंदर फिर चौहानों की जो हांडा शाखा थी उन्होंने मीणाओं को परास्त करके यहाँ पर शासन स्थापित कर दिया, यानी कि वर्तमान के अंदर फिर हांडा शाखा का शासन रहा था। बूंदी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बूंदा मीणा द्वारा की गई थी, और बूंदा मीणा के नाम पर इसका नाम बूंदी रखा गया था। अब हम बढ़ते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, यानी कि जो राजस्थान का जो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आएगा? ढूंढाड़ के अंदर आता है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के अंदर आता है। प्रारंभ के अंदर यहाँ पर किसका शासन रहा था? तो यहाँ पर मीणा और बगड़ाउतों का यहाँ पर शासन रहा था। ढूंढाड़ जो क्षेत्र है यानी जयपुर जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रारंभ के अंदर मीणा या बगड़ाउतों का शासन रहा। 12वीं शताब्दी के अंदर कच्छ राजपूत यहाँ पर आए और मीणा और बगड़ाउतों को परास्त किया, और यहाँ पर 12वीं शताब्दी के अंदर कच्छ राजपूतों ने इस यहाँ पर शासन स्थापित कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं मेवाड़। अब हम पढ़ते हैं मेवात क्षेत्र को पढ़ते हैं। मेवात यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? मेवात है, यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है मेवात के अंदर। और यहाँ पर मेव जाति का ये क्षेत्र रहा है। मेव जाति ने यहाँ पर शासन किया है। ये जो क्षेत्र है मेवात के अंदर कौन कौन सा जगह? अलवर है, खेरतल, तिजारा है और लीग भरतपुर का जो क्षेत्र है ये मेवात के अंदर सम्मिलित होता है। जैसे मेव जाति का प्रमुख शासक कौन रहा है? तो अंसन का मेवाती रहा है, जो राणा सांगा की सेना में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। महाराणा सांगा की सेना के अंदर लड़ा था, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था ये अंसन का मेवाती। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का जो मौर्य तत्कालीन राजस्थान है उसके अंदर कौन कौन से जनपद हुआ करते थे। तो योधे जनपद था, अजनैन जनपद था, मालवा जनपद था और सिवी जनपद था। यह आपने पढ़ा है कि जो योधे जनपद है वो उत्तरी राजस्थान यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल था। इसके अंदर अजनैन है,
अर्जुन ने इनके अंदर अलवर, डीग, भरतपुर का जो क्षेत्र शामिल था। मालवा जनपद है ये नगर टोंक वाला जो क्षेत्र है ये मालवा जनपद के अंदर था। सिवि जनपद है ये चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र शामिल था। और योधी जनपद यहाँ पे देखा है उत्तरी राजस्थान, गंगानगर हनुमान का क्षेत्र है। और जांगला प्रदेश, इसके अंदर बीकानेर के आसपास के क्षेत्र है। शेखावटी के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना का जो क्षेत्र है। यही क्षेत्रपुर नागौर का जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्रपुर के अंदर आता था। मरुवल या दुग्गल जो क्षेत्र है ये मारवाड़ या पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र आता था। मारवाड़ के अंदर मारवाड़ क्षेत्र आता था। गुजरात के अंदर जालौर के आसपास का क्षेत्र आता था। मतीसी जनपद के अंदर कौन सा आता था? मतीसी जनपद के अंदर अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता था। ढूंढाड़ के अंदर जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता था। और सूरसेन जनपद है, सूरसेन जनपद हुआ है इसके अंदर। सूरसेन जनपद के अंदर है ये करौली, भरतपुर, धौलपुर, डीग, इसका जो क्षेत्र है ये सूरसेन जनपद के अंदर था। हाड़ौती के अंदर हाड़ौती क्षेत्र आता था। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र आता था। मालवा के अंदर टोंक के आसपास के क्षेत्र आता था। सिवि जनपद चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र आता था। वागड़ के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर का क्षेत्र आता था, दक्षिणी राजस्थान। मेवाड़ के अंदर मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़ के क्षेत्र आता था। मेरठ के अंदर ये आसपास के क्षेत्र आता था, इनके बीच का क्षेत्र हो गया। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन बुक का 3rd चैप्टर। ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अध्ययन कीजिए। तो चलिए अब आज की क्लास समाप्त।